हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, जो कि है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड स्कीम। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, मीनिंग की और टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली स्ट्रैटेजी पर है और स्कीम पर है। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड स्कीम। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है एंड इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरी इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड इट्स फंक्शन। कि सभी इन्वेस्टर के लिए ये आसान नहीं होता क्या, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना, यानी कि उनको समझना। तो हर किसी इन्वेस्टर के लिए ये इजी टास्क नहीं होता। एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू रिसीव द मैक्सिमम रिटर्न। हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि उसको ज़्यादा रिटर्न हो और जो है ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट करे जो रिस्क फ्री भी हो। But the reality is that a higher risk has to be borne in order to receive the maximum return. Reality क्या है, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको हाई रिस्क भी बोर्न करना पड़ेगा। तो वेरियस स्ट्रैटेजी एंड स्कीम रिलेटेड टू पोर्टफोलियो आर अवेलेबल। तो काफ़ी सारी हमारी स्ट्रैटेजी और स्कीम्स जो हैं पोर्टफोलियो से संबंधित हैं, जो वो हैं अवेलेबल, जिससे कि जिसको हम इन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से, इन स्कीम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क लेवल को कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं और अपने रिटर्न लेवल को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर जो है स्ट्रैटेजी बनाता है और उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी फंक्शंस एज अ गाइड। तो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है कि हाँ, हमें इस टाइप के पोर्टफोलियो को सिलेक्ट करना है, यानी कि इन टाइप की सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्ट करना है। तो implementation of an appropriate policy can ensure the attainment of the objective of an investor। कि जब आप एक सही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होता है, इन्वेस्टर के जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे किए जा सकते हैं, वो अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं आपने एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा, इन्वेस्टर की कैपिटल एडवर्सली अफेक्ट होगी, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। मतलब उसको लॉस भी हो सकता है, उसकी ओरिजिनल जो वो लगा रहा है इन्वेस्टेड अमाउंट पर भी। ओके। उसके बाद ये तो थी स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कीम, जिसको हम बोलते हैं पीएमएस, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम बोलते हैं हम इसको। तो अडॉप्शन ऑफ अ फेवरेबल स्ट्रैटेजी और स्कीम कैन फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टर। कि जब आप एक फेवरेबल स्ट्रैटेजी और स्कीम का अडॉप्ट करते हो तो एक इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, यानी कि अब इसके हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, है ना, कि स्ट्रैटेजी क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, है ना, और टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब कितने टाइप्स की स्ट्रैटेजी है। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज़ को कवर करने वाले हैं बेसिकली। आने वाली वीडियोस में हम स्कीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग हमारा है स्ट्रैटेजीज से, तो स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी से क्या समझते हैं। उसके बाद हमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज़ भी जो है एक्सप्लेन करनी है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है
refers to those rules, behaviors, procedure which are helpful in selection of an appropriate portfolio. कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये रूल्स होते हैं, ये बिहेवियर्स होता है, ये प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, एक इन्वेस्टर के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ताकि वो एक एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करे. अदर वर्ड्स में बात करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज कंस्ट्रक्टेड एज अ गाइड, कि ये क्या है, एक गाइड की तरह होता है. स्ट्रेटजी जो है वो एक गाइड की तरह काम करती है. उस गाइड को मतलब उस गाइड की वजह से हम जो है एक सही पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर पाते हैं. तो जनरली द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज कंसर्न्ड विद एवरी इन्वेस्टर इंडिविजुअली. तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो हर इन्वेस्टर की क्या होती है, अपनी होती है ना. सबकी सेम तो नहीं होगी क्योंकि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी भी अलग अलग टाइप की होगी, तो इंडिविजुअल होता है ये. तो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ एन इन्वेस्टर. कि ये जो हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ना, ये किन फैक्टर्स पर बेस्ड होती है. पहला कि भाई इन्वेस्टर की इनकम क्या है, कितना वो रिस्क बियर कर सकता है, और उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मतलब कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ मुझे इतना तो रिटर्न मिले ही. तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज़ फॉर्मुलेटेड बाय कीपिंग दीज फैक्टर्स इन माइंड. तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को हम तभी फॉर्मुलेट कर सकते हैं जब हम इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेंगे. पहला इनकम, दूसरा रिस्क, तीसरा कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न. फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी अंडर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क. मतलब स्ट्रैटेजी को बनाना भी और स्ट्रैटेजी को लागू भी करना, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट भी करना, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना, दोनों ही काम ज़रूरी हैं और ये आसान नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. तो पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या ज़रूरत होती है, एडिक्वेट नॉलेज की ज़रूरत होती है, इंटेंसिव एनालिसिस की ज़रूरत होती है. यानी कि उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, उसको विश्लेषण करना चाहिए सभी जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स में वो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है इन्वेस्टर उनकी, ताकि एक एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर्मुलेट हो. और उसको ये भी ध्यान रखना है कि एप्रोप्रिएट टाइम में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें. तो फॉर्मुलेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. तो ये जो सही एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में. नाउ लेट्स, ये तो था हमारा मीनिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज. तो स्ट्रैटेजीज कितने टाइप की होती है. तो यहाँ हमें एक डायग्राम गिवन है, हम इस डायग्राम को देखेंगे. तो टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, नंबर 1 बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी. और बॉन्ड के हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 5 हैं. और देन आपका आता है टॉप डाउन और बॉटम डाउन. फिर आता है कॉन्ट्रेरियन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी. देन आपका आता है डिविडेंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज. तो नंबर 1 हम बात करेंगे बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं. तो बॉन्ड्स क्या होते हैं. बॉन्ड्स हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हाई रिटर्न भी प्रोवाइड कराते हैं. तो एन इन्वेस्टर जनरली वांट टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. तो जनरली सभी जो इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे बॉन्ड्स में ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न हो. But when the investor reveal his desire to purchase the bond, then a number of alternative related to bonds become available. लेकिन जब ये इन्वेस्टर अपनी ये जो डिज़ायर है वो बताता है कि हाँ मुझे बॉन्ड्स परचेज करने हैं, तब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होते हैं बॉन्ड्स के, विच जनरली हैव डिफरेंट ट्रांजेक्शन सिस्टम. जिनका जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो जनरली क्या होता है, अलग होता है. तो ओनली 2 स्ट्रैटेजी यानी कि पैसिव और एक्टिव, पैसिव स्ट्रैटेजी और एक्टिव स्ट्रैटेजी को इंक्लूड किया जाता है बॉन्ड पोर्टफोलियो में ऑफ द डीके ऑफ 1960s. बट सेवरल न्यू बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी गॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग द डीके. 1970-80 में नई बॉन्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी भी आई.
उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। पहली आई पोर्टफोलियो, हमारी पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, दूसरी आई एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो पैसिव का क्या मतलब है कि पैसिव पोर्टफोलियो, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, पैसिव, पैसिव का सिनोनियम क्या होता है, सेकेंडरी। पैसिव का मतलब होता है सेकेंडरी। तो ऑब्वियसली पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जनरली हैव देयर एसोसिएशन विद द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी कैपिटल मार्केट हम जानते हैं, यानी कि शेयर मार्केट जिसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है, राइट। लाइक हमारा BSE, NSE है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें क्या होता है, ये क्या है, ये सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है जहाँ पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो है उसका संबंध किसके साथ है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट के साथ है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने का, इज नॉट टू इंक्रीज द कैपिटल रेदर टू अर्न इनकम ओनली। यहाँ पर कैपिटल को इंक्रीज करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इनकम कमाना, सिर्फ और सिर्फ इनकम अर्न करना। नो स्पेशल कंपैरिजन ऑफ द सिक्योरिटीज इज मेड अंडर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। मतलब इस स्ट्रेटजी में हम कोई स्पेशल कंपैरिजन नहीं करते सिक्योरिटीज़ का, ना ही प्राइजेज ऑफ द सिक्योरिटी आर ऑल्सो नॉट एंटिसिपेटेड। हम ना ही सिक्योरिटीज़ के प्राइस को प्रिडिक्ट करके चलते हैं, हम ऐसा कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करते। तो नदर मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का, क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस कॉस्ट को कम करना। ओके तो आई होप पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्लियर है। वैसे मैं आपको बता दूं, पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसमें इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी ले लीजिए पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड मोर रिटर्न एज कम्पेयर टू पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। तो एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो है, सिंपल सी बात बोली गई है, ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराती है अगर हम कंपैरिजन करें पैसिव के साथ। तो लेकिन एन इन्वेस्टर में हैव टू बियर मोर रिस्क एज वेल एज कॉस्ट अंडर दिस स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी का, रिटर्न को इंक्रीज करना फ्रॉम द एग्रीगेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। जितनी भी हमने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करी है उसका सम, एग्रीगेट हम उसको बोलते हैं। बाय मेकिंग प्रॉपर फोरकास्टिंग, यहाँ पर फोरकास्टिंग भी होती है, यानी कि प्रिडिक्ट करके चलते हैं हम। ऊपर हमने पढ़ा था नहीं करते एंटिसिपेट, राइट। तो दीज स्ट्रैटेजीज आर हेल्पफुल इन अटेनिंग इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज हिज कैपिटल। तो बेसिकली यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव होता है, ऊपर नहीं था ऐसा कुछ नहीं था पैसिव में, है ना। पैसिव में क्या था, सिर्फ और सिर्फ इनकम अर्न करनी है, ना कि कैपिटल इंक्रीज करनी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा उल्टा है पैसिव का ये एक्टिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, दैट इज ड्यूरेशन शिफ्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। तो ड्यूरेशन शिफ्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या है, तो बात करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, शिफ्ट रेफर्स टू वेटेड एवरेज। मतलब बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो शिफ्ट का क्या मतलब है, वेटेड एवरेज मेजर ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ बॉन्ड। मतलब जितना टाइम पीरियड है बॉन्ड का उसका वेटेड एवरेज निकालना, वो शिफ्ट होता है। ब्रॉडर सेंस में बात करें तो अ शिफ्ट कैन बी डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड। शिफ्ट क्या हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है इन विच द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टर एट द डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू इज पेड ऑन दी वेटेड एवरेज बेसिस। यहाँ पर बोला गया है कि इन्वेस्टर को जो अमाउंट रिसीव होती है ना, वो होती है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू पर, और वो हम वेटेड एवरेज बेस के ऊपर पे करते हैं, मतलब इस बेस पर पे की जाती है इन्वेस्टर को। तो दिस पीरियड इज यूज्ड बाय एवरी इन्वेस्टर टू नो द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड फंड। तो ये जो टाइम पीरियड है ये यूज़ किया जाता है सभी इन्वेस्टर के द्वारा ये जानने के लिए कि बॉन्ड फंड की सेंसिटिविटी क्या है, प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या रेट चल रहा है इंटरेस्ट का,
और जो ड्यूरेशन होती है शिफ्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की, वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है, यानी कि डिफ़िकल्ट स्ट्रैटेजी है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी इन्वेस्टर। तो जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है सभी इन्वेस्टर के लिए समझने के लिए। बट दिस स्ट्रैटेजी इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्रोसेस ऑफ रिलेटिव बॉन्ड फंड इन द बॉन्ड मार्केट। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ना, शिफ्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, ये हेल्पफुल होती है किस चीज़ में, कि जो रिलेटिव बॉन्ड फंड है उसके प्रोसेस को डिटरमाइन करने में बॉन्ड मार्केट में, उस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। तो ड्यूरेशन शिफ्ट इज़ यूज बाय द इन्वेस्टर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो ड्यूरेशन शिफ्ट स्ट्रैटेजी है वो इन्वेस्टर के द्वारा यूज़ की जाती है, किस लिए, इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। और यहाँ पे हमें एक बात भी बोली गई है कि जो शिफ्ट है, द शिफ्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ ईयर, कि जो शिफ्ट है वो टर्म्स ऑफ ईयर यानी कि ईयर्स के टर्म्स में हम डिटरमाइन करके चलते हैं। जनरली एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा शिफ्ट के रिगार्डिंग, मतलब एक बेंचमार्क हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ इतना होना चाहिए। तो इफ़ द पोर्टफोलियो ऑफ द मैनेजर इज लॉन्गर देन द if the portfolio of the manager is longer than the fixed duration then such a portfolio is said to be more weighted, कि अगर जो पोर्टफोलियो है मैनेजर का वो ज़्यादा है, लॉन्गर है, मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड का है, देन दिस फिक्स्ड ड्यूरेशन, मतलब इस फिक्स ड्यूरेशन से ज़्यादा का है, तो उस पोर्टफोलियो को हम मोर वेटेड बोलते हैं। कॉन्ट्ररी बात करें तो जिनका पोर्टफोलियो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है, देन दी फिक्स ड्यूरेशन, उन पोर्टफोलियो को क्या बोलेंगे, लेस वेटेड बोलेंगे। तो अ पोर्टफोलियो विच इज़ मोर वेटेड, जो पोर्टफोलियो ज़्यादा वेटेड होते हैं, ज़्यादा वेटेड यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के होते हैं, विल बी एबल टू प्रोवाइड हाइयर रिटर्न, यानी कि वो हाई रिटर्न प्रोवाइड कराते हैं। जो ज़्यादा वो वेटेड होंगे यानी कि जो ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होंगे वो ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराएंगे। और इन केस ऑफ ए फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जब इंटरेस्ट रेट गिर गया हो तब, एंड इन केस ऑफ ए राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो तो आपको पॉसिबिलिटी होती है कि लेस रिटर्न में मतलब मिल सकता है, लेस रिटर्न, यानी कि दो बातें बोली गई हैं यहाँ पर कि अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाता है तो हाइयर रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो पॉसिबिलिटी होती है लेस रिटर्न की। कॉन्ट्ररी बात करें लेस वेटेड पोर्टफोलियो की, यानी कि जिन पोर्टफोलियो की टाइम ड्यूरेशन कम होती है ना, विच हैव शॉर्टर टाइम पीरियड देन द क्राइटेरियन, तो उसमें क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन रिटर्न इन केस ऑफ फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो रिटर्न भी गिरेगा, और ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा। तो जनरली द बॉन्ड्स हैविंग अ शॉर्ट पीरियड हैव लेस रिस्क, तो इसीलिए बोला जाता है कि जिन बॉन्ड्स का टाइम पीरियड कम होता है उनमें रिस्क कम होता है, एज वेल एज रिटर्न भी। और वेयर एज द बॉन्ड्स हैविंग अ लॉन्ग पीरियड, और जिन बॉन्ड्स का टाइम पीरियड ज़्यादा और लंबा होता है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा ही होता है। तो एन इन्वेस्टर मस्ट रिमेन्स कॉशियस, तो एक इन्वेस्टर को जो है सावधान रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है इसके बारे में, दैट हाउ शुड बी अर्न द मैक्सिमम रिटर्न एट द मिनिमम रिस्क, कि कैसे मैक्सिमम रिटर्न कमाया जा सकता है कम से कम रिस्क पर। तो बॉन्ड ड्यूरेशन शिफ्ट स्ट्रैटेजी का एक फॉर्मूला होता है जो हमें गिवन है, ये फॉर्मूला है हमें गिवन है जो कि है DX इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो टू बी रिसीव एट टाइम, मतलब जो भी कैश फ्लो रिसीव हुआ इन्वेस्टर के द्वारा वो, और मल्टीप्लाई बाय T यानी कि रिमेनिंग टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि अभी कितना टाइम और बचा है इस बॉन्ड का वो, देन P0 अपॉन में यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या है वो। इससे क्या होगा, आपका क्या निकल करके आएगा, ड्यूरेशन शिफ्ट स्ट्रैटेजी, मतलब ड्यूरेशन शिफ्ट आपका निकल करके आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रैटेजीज। तो इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रैटेजी क्या है? इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रैटेजी को हम सेमी एक्टिव बॉन्ड स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? सेमी एक्टिव बॉन्ड स्ट्रैटेजी के नाम से। तो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट हैव अ रिस्क एलिमेंट। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का जो है एक रिस्क एलिमेंट ज़रूर होता है, यानी कि उसमें रिस्क होता है। दिस रिस्क इज़ देयर इन रिलेशन टू द फ्लक्चुएशन। ये जो रिस्क है, रिस्क किस वजह से होता है? फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स पर, वो जो रेट है वो कभी फॉल करता है, कभी राइज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। तो ये फ्लक्चुएशंस की वजह से रिस्क होता है। तो दिस रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय मैचिंग द इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट ऑफ एन इन्वेस्टर विद द पोर्टफोलियो पीरियड। तो इस रिस्क को हम एक इन्वेस्टर कैसे कम कर सकता है? इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट को इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पीरियड के साथ मैच करके, कि हाँ हम इतनी टाइम लिमिट तक रखेंगे और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जितना भी है उस पीरियड को हम मैच करेंगे, तब हम ये रिस्क को कम कर पाएंगे। तो दिस फंक्शन ऑफ द मैचिंग, ये जो कार्य है मैचिंग का, पोर्टफोलियो पीरियड के साथ हमें जो मैच करना है, वो हम कब परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब ये कार्य हमें कब करना होता है? बिफोर द एनकैशमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट बाय अडॉप्टिंग द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अराइजिंग एट द टाइम ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे बोला गया है एनकैशमेंट से पहले हमें करना है और अडॉप्ट करना है एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जो भी इन्वेस्टमेंट के टाइम हम, मतलब हमें जो है बेसिकली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इन्वेस्टमेंट को ही चूज करना है। द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय डूइंग दिस। मतलब जो भी रिस्क अराइज होता है उस इन्वेस्टमेंट में से, उसको हम कम कर सकते हैं एक लिमिट तक ही, अगर हम ऐसा करेंगे तो। उसके बाद इन्वेस्टर रिसीव अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न बाय फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रेटजी। तो इन्वेस्टर जो है एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न रिसीव करता है बाय फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रेटजी, मतलब इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करके। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डू नॉट कैरी एनी इफेक्ट ऑन द फिक्स इनकम। तो इसका परिणाम क्या निकलता है? जो चेंजेस आते हैं इंटरेस्ट रेट में, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते हमारी फिक्स इनकम पर, यानी कि इन्वेस्टर की फिक्स इनकम पर। तो इम्यूनाइजेशन बॉन्ड स्ट्रेटजी हेल्पफुल है रिड्यूस करने में इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन इन्वेस्टर, यानी कि जो इरेगुलरिटी होती है इन्वेस्टर का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इरेगुलरिटी को कम करने के लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो करी जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हाइब्रिड स्ट्रेटजी is a combined form of active and passive। तो एक्टिव स्ट्रैटेजी एंड पैसिव स्ट्रैटेजी का कंबाइन फॉर्म है हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। अदर वर्ड्स में बात करें तो बोथ द पैसिव एज वेल एज एक्टिव स्ट्रैटेजी डिपिक्ट देयर फाइनल रिजल्ट विद रिगार्ड टू द सक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे बोला गया है कि पैसिव को भी फॉलो करना है, एक्टिव स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है, तभी एक पोर्टफोलियो सक्सेस हो पाता है। और उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? उस कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो अनदर स्ट्रैटेजी फॉल्स इन बिटवीन दीज टू विच इज़ नोन एज हाइब्रिड और सेमी पैसिव स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये दोनों के बीच में आती है, यानी कि एक्टिव और पैसिव के बीच में बेसिकली। तो दिस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ये पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो है वो ओनरशिप के फॉर्म में भी हो सकती है, वेटेड डेविएशंस के फॉर्म में भी हो सकती है, स्पेसिफाइड वेट ऑफ एवरी सिक्योरिटी, इन सब के फॉर्म में हो सकती है। तो हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को मोर पॉपुलर स्ट्रैटेजी बोला जाता है, ज़्यादा पॉपुलर है ये। और इस स्ट्रैटेजी में जो नेशनल वेट्स हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं एक्टिव बेसिस पर, और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पैसिव बेसिस पर डिटरमाइन की जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टॉप डाउन एंड बॉटम अप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। तो ये कौन सी होती हैं? तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बेसिकली किससे रिलेशन में होती है? इकोनॉमी के रिलेशन से होती है, मतलब इसका जो संबंध है वो इकोनॉमी के साथ होता है बेसिकली। तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड, तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर्मुलेटेड होती है रिलेशन टू दी फाइनेंशियल एसेट हैविंग अ ब्रॉड बेस, जिन फाइनेंशियल एसेट का काफ़ी ब्रॉड यानी कि ज़्यादा बेसिकली बेस होता है। और ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं ना, ये इकोनॉमी से संबंधित होती हैं।
इफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बूम इन द इकोनॉमी, अगर एक पोर्टफोलियो मैनेजर ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है, उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी में बूम आएगा, तो वो क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा देगा। और वहीं उसको एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी गिर जाएगी, इकोनॉमी में फॉल आएगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, यानी कि सेल कर देगा अपने जितने भी उसने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया उनको। तो ये तो थी हमारी टॉप डाउन, ठीक है, टॉप डाउन। बॉटम अप की बात करें तो बॉटम अप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आर फॉर्मुलेटेड फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स हैविंग अ नैरो बेस। तो बॉटम अप का संबंध ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स से होता है जिनका बेस नैरो होता है, कम होता है। तो दीज फाइनेंशियल एसेट्स में हैव देयर एसोसिएशन विद द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप डाउन का संबंध होता है इकोनॉमी के साथ, बॉटम अप का संबंध होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लेवल के साथ। तो अगर कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल हाई है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा पोर्टफोलियो मैनेजर उसमें, उन कंपनीज़ में, और अदरवाइज़ परफॉर्मेंस लो है, डाउन है, तब क्या करेगा, लिमिट कर देगा पॉसिबल, क्योंकि उसको भाई पता है रिस्क भी हो सकता है इस वजह से। तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे बॉटम अप में। तो अब हम याद रखेंगे टॉप डाउन का मतलब जब जो है इकोनॉमी से होता है रिलेटेड, और बॉटम अप का इन द सेंस ऐसी फाइनेंशियल एसेट जिनका संबंध कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल पर करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कॉन्टेरियन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं? इस स्ट्रैटेजी में फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी ऑफरिंग हाई रिटर्न, ये ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हाई रिटर्न ऑफर करती हैं, और इसको बाय भी किया जा सकता है एंड हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर ए लॉन्ग टर्म, यानी कि होल्ड भी कर सकता है कोई इन्वेस्टर इसको लंबे समय तक। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने का, टू रिसीव मैक्सिमम इनकम फ्रॉम द प्रॉफिटेबल एसेट्स, यानी कि प्रॉफिटेबल एसेट से ज़्यादा इनकम रिसीव करना, ये इसका क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। फिर आती है हमारी डिविडेंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। ये हमसे क्या बोलती हैं कि दीज स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड फॉर सच इन्वेस्टर हु विश टू अर्न डिविडेंड, जो चाहते हैं डिविडेंड कमाना। तो द कैपिटल ऑफ सच इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड इन दोज फाइनेंशियल एसेट विच ऑफर हाई डिविडेंड। तो इन इन्वेस्टर की जो कैपिटल है उन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट की जाती है जो हाई डिविडेंड ऑफर करते हों। तो फाइनेंशियल एसेट्स ऑफरिंग द डिविडेंड मेनली इंक्लूड द शेयर्स, जो कि हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस होते हैं। तो ये वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं ये। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मेनली इंक्लूड द एक्टिव एंड पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। यहाँ पे बोला गया है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसमें एक्टिव और पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को इंक्लूड किया जाता है। और ये थी हमारी सारी स्ट्रेटजीज़। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।